अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। एज़ यू नो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और आज हम करेंगे लास्ट पे एक्सरसाइज। तो आज हम MCQs को डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। अगर हम MCQs की बात करें तो सबसे पहले जो आपका MCQs है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट, तो इसका आंसर होगा आपका J. न्यूलैंड। देन है आपका रिकॉग्नाइज द एलिमेंट इफ़ इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेल्स बिलोंग टू S ब्लॉक एंड हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये जो है हमारे पास मैग्नीशियम, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आपको पता चलता है कि ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो लास्ट वाले हमारे शेल में पाए जाते हैं। तो लास्ट वाले शेल्स में कितने पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 यहाँ पे। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वाले MCQs की, तो है विच वन डू यू थिंक इज़ करेक्ट अबाउट मेटालिक करेक्टर, कि मेटालिक करेक्टर के बारे में जो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से कौन सी करेक्ट है? तो उसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, इट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी कि ये क्या है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है ग्रुप में। देन है हमारे पास MCQs नंबर 4, विच प्रॉपर्टी इंक्रीज एज यू गो डाउन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज करती है? तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास क्या करता है? इंक्रीज करता है। बिकॉज कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपको पता है ना कि एटम का साइज़ इंक्रीज करता है, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करता है। एंड है विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट इन हायर आयनाइजेशन एनर्जी, तो 5 वाले का ऑप्शन है आपका A, विच इज़ स्मॉलर एटम एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, कि कौन सी कंडीशंस हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह बनती हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब एटम क्या होगा? स्मॉल होगा, और हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। देन हम आ जाते हैं MCQs नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम शो मोर देन 1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आंसर है आपके पास फास्फोरस, जो कि है D ऑप्शन। Then has 7 MCQs, which is the correct general trend in variation of electron affinity in a group, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका B, जिसमें है इट बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो ये लेस नेगेटिव होती जाती है। देन है विच इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन द सल्फेट आयन, यानी कि जब हम सल्फेट आयन को डिस्कस करते हैं तो उसमें सल्फ़र की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास C, विच इज़ +6। 9 वाले MCQs की बात करें तो वो है विच इज़ द करेक्ट ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास B, विच इज़ इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कि ये लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इंक्रीज करती है। देन आपका जो 10th वाला MCQs है वो है द एटॉमिक रेडियस जनरली डैश अक्रॉस अ पीरियड, तो आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज करता है तो पीरियड में क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है B वाला। देन है MCQs 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आप सब ऑप्शंस में देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ऑर्गन क्या है हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन जो कि है आपका D वाला ऑप्शन, बिकॉज के ऑर्गन क्या है? नोबल गैस है, और आपको पता है नोबल गैस क्या होती है? स्टेबल होती है, वो ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है ना ही गेन करती है, तो इस वजह से उसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट MCQs। अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और उसके एग्जांपल। तो देखिए ये मैंने दोबारा से नहीं लिखा, क्योंकि जब मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया था पिछली दफ़ा वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसी से मैं मार्क करूँगी कि ये जो है यहाँ से लेके आप लोग बेसिक उसकी डेफिनेशन और ये उसकी एग्जाम्पल कर सकते हो कोई एक। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो एनर्जी नीड
नीड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इन गैसियस स्टेट, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जब हमारे पास जैसे एक न्यूट्रल एटम है, सोडियम है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है हमारे पास 494 किलो जूल पर मोल, जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आप लोगों का फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो जो सेकंड वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कहते हैं वाई सल्फर हैज़ अ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास है सल्फ़र, उसका एटॉमिक नंबर होता है 16। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसका जो आउटर मोस्ट हमारे पास शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, 4। और अगर हम फास्फोरस को डिस्कस करें तो उसका है एटॉमिक नंबर 15, और अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उसमें हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो अब देखिए कि आपको जब हमने डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में तो हमने एक फैक्टर पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। वो ये था कि जब हमारे पास कोई भी शेल हाफ फिल्ड होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। किससे ज़्यादा स्टेबल होता है, जो पार्शियली फिल्ड होता है। जैसे ये देखिए ये 4 है ना, तो पी में आपको पता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें क्या है 4, यानी कि ये पार्शियली फिल्ड है, और ये जो है 3 यानी कि ये हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड जो सा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शियली फिल्ड से। तो अब हम कह सकते हैं कि सल्फर हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 3p सबशेल वाइल phosphorus has 3 electrons, so p has a half filled 3p subshell which is relatively stable। और हमने पढ़ा था कि जो स्टेबल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होता है, इस वजह से हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल सबशेल रिक्वायर मोर एनर्जी मेकिंग फास्फोरस आयनाइजेशन एनर्जी हायर देन सल्फर। तो ये हमारे पास शॉर्ट सा आंसर है, अगर आप इसे लिखेंगे ध्यान से तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देन अगर हम बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की तो वो ये है कि why elements in group 13 to 17 are called p block elements। अब देखिए elements in group 13 to 17 are known as p block elements because the last electrons in these elements filled in p orbitals। कि जब हम उनकी कन्फिग्रेशन करते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो p ऑर्बिटल्स में फिल्ड होते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे कोई से 2 मैंने लिए थे p ब्लॉक एलिमेंट, तो वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया। जैसे देखिए बोरॉन है तो इसका 5 है एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो देखिए इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में फिल हुआ है, और कार्बन की बात करें तो इसका भी p में फिल हुआ है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये किससे बिलोंग करते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। दीज ग्रुप्स इंक्लूड मेटल, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें मेटल्स भी आ जाते हैं, मेटालॉइड्स भी आ जाते हैं एंड नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने किसी स्पेसिफिक की बुक से नहीं लिए, ये मैंने खुद से लिखने की कोशिश की है। ये मैंने ज़्यादातर जो है वो जो मैं पिछले लेक्चर डिलीवर कर चुकी हूँ आपकी बुक में से, उससे मैंने लेने की कोशिश की है, यानी कि जो आपकी बुक्स की लाइंस हैं या आपके जो बुक्स के कंसेप्ट्स हैं बिल्कुल उसी तरह। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम 4 वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें है कि ऐसे फैक्टर्स बताएं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। एक था साइज़ ऑफ एटम, हमने पढ़ा था साइज़ जो सा है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। साइज़ जो सा है वो स्मॉल होगा तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो न्यूक्लियर चार्ज का पढ़ा था कि न्यूक्लियर चार्ज जो सा है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो इसमें ये था कि जो सब शेल्स हैं वो हाफ फिल्ड होंगे, वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, तो उनकी क्या होगी, लो आयनाइजेशन, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज का और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ताकि आपको बाद में नोट करने में आसानी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5th क्वेश्चन की,
फिफ्थ क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं। मेटल्स वो होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ये जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है सोडियम की, तो सोडियम देखिए हमारे पास क्या है, मेटल है। ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, अल्कली मेटल से। इसका एटॉमिक नंबर है 11 और जब उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इसके देखिए आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इजीली इसको लूज़ कर सकता है। तो ये क्या है, मेटल है। देन अब हम बात करेंगे कि क्यों अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़। एज़ यू नो, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करेगा मतलब कि जो शेल्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, और शेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस उनसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हम इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है वीकर अट्रैक्शन फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। वही बात कि अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस से दूर होना शुरू हो जाएंगे, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद है डिक्रीज़ इन आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन क्या एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना क्या होता है, आसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्कली मेटल जो उनसे हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि तब उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो ये आपके पास इसका ईजी सा शॉर्ट आंसर था। देन हम बात कर लेते हैं 6 वाले क्वेश्चन की। Why some of the element show variable oxidation number while others does not। सबसे पहले तो ये समझे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जब फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है तो वह इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है, जो उसके ऊपर चार्ज आता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये सोडियम दिखाया था, तो सोडियम फॉर एग्जांपल देखिए एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कोशिश करेगा। जैसे ये देखिए सोडियम है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और क्या उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। तो ये जो उसका +1 होगा ये उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि जब एलिमेंट्स विद मल्टीपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन exhibit different oxidation state by losing and gaining varying number of electrons। क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से उनकी वो जब डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यानी कि वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे 1 करें, चाहे 2 करें, चाहे 3 करें, और इस तरह वो गेन भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो उनका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेरी करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती है। दूसरा ये पॉइंट हो गया कि प्रेजेंस ऑफ हैवियर पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, कि जब हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका क्या काम होता है, हमारे पास जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होता है जो कि दैट अलाउ टू एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, जो कि उन्हें हेल्प करता है कि वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर ले। अब आपको पता है ऑक्टेट और डुप्लेट रूल आपने पढ़ा होगा। डुप्लेट रूल वो होता है कि जब एलिमेंट्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, और जो ऑक्टेट रूल होता है उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो एक्सपेंड दे ऑक्टेट का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो एकोमोडेट कर सकें तो उसको कहते हैं उन्होंने क्या कर लिया है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया। तो जो डी ब्लॉक हैं और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से क्या होता है कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। खास करके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होती है। जैसे आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में एक देखा होगा, आयरन देखा होगा, मैंगनीज देखा होगा, उनकी काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रही होती है, 2, 3, 4 इस तरह।
लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी नहीं करती, बिकॉज एस ब्लॉक एंड लाइटर पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तो आपको पता है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्रेजेंट होते हैं, और लाइटर पी ब्लॉक एलिमेंट जो पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं और उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी कम होता है। ये क्या करते हैं, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी नहीं करते क्योंकि इनके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास ना ही डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही लूज़ करते हैं या शेयर करते हैं। उनका एक प्रॉपर नंबर होता है जो वो लूज़ कर रहे होते हैं और गेन कर रहे होते हैं, इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करती। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15। ये हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीमनी, तो ये हम देखते हैं किस तरह पीरियोडिक टेबल से ये शो होता है। ओके, ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। अब आपने ये देखना है कि उन्होंने कहा है कि जो पीरियड है वो 5 होना चाहिए, यानी कि ये वाला पीरियड, ओके, ये पीरियड नंबर होता है, ये आपके पास 5 वाला होना चाहिए, और जो ग्रुप नंबर है वो क्या होना चाहिए, 15 वाला, यानी कि ये वाला हमारे पास होना चाहिए ग्रुप नंबर। तो अगर हम ये आते हैं यहाँ पे तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आता है, एंटीमनी आता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 51 होता है। ओके, अब हम लिखते हैं कि द एलिमेंट इज़ एंटीमनी, इसका मैंने सिंबल लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिखा है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 51, और इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दी है कि यहाँ पे मैंने क्रिप्टॉन लगाया है यानी कि नोबल गैस, और इसके बाद मैंने ये फिल कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम बात करें कि अब ये हमने कैसे पता किया है कि मतलब ये पीरियड इसका ये है और ग्रुप ये है, तो पीरियड डिटर्मिनेशन के आप लोग हेडिंग देख लिख सकते हो कि इसका जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है कि जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि ये जो नंबर होता है ना, शेल्स का नंबर, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये। तो इसका जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, 5, जो कि डिटरमाइन करता है कि वो किस पीरियड से है, 5th वाले पीरियड से है। ओके, और जो ग्रुप है वो किस तरह डिटरमिन होता है कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये उसका क्या है, वैलेंस शेल है, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, 2 + 3 5। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जो अगर हमने देखना हो ना कि एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम देखते हैं कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उतना ही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो हम देखते हैं कि एंटीमनी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो एलिमेंट विद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लेस इन ग्रुप 15। जो ग्रुप 15 में एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये इस तरह, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 होते हैं ना, 1 2, आगे इनको हम ना ज़रा स्किप कर देते हैं क्योंकि डी ब्लॉक होते हैं ना, हम एस और पी को ज़रा साइड पे करते हैं और डी ब्लॉक को अलग करते हैं। ओके, तो ये होता 1 2 फिर 3 4 इस तरह। तो ये नंबर जो है वो ए के हिसाब से सेपरेट किया हुआ है। ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होते हैं ये ए की कैटेगरी में आते हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये बी की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें, बी को भी अंडर इंक्लूड करें तो ये ग्रुप नंबर 15 बनता है हमारे पास, और अगर हम सिर्फ ए के कैटेगरी में देखें तो ये ग्रुप नंबर बनता है हमारे पास 5। ये देखिए 5A लिखा हुआ। तो ये हमने ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में देखना है कि ये 15 ग्रुप से बिलोंग करता है और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देन हमारे पास ये इसका फिर प्रॉपर आंसर है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देन हमारे पास है H वाला पार्ट, उसमें क्या कहते हैं कि वाई ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड फास्फोर, यहाँ पे ना गलती से फास्फोरस लिखा गया है, आपका यहाँ पे आना है मैग्नीशियम। वाई ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक देन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो अगर हम बात करें कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं, जैसे सोडियम है और मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ग्रुप 1 से है और ये ग्रुप 2 से है। ये अल्कली मेटल्स हैं और ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो ये क्या है, हमारे पास मेटल्स हैं। ये क्या करते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। जैसे ये देखिए सोडियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसने ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन था, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसने लूज़ कर दिया मैग्नीशियम के
दो थे, दो इसने लूज़ कर लिया और पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया। देयर ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थस दे फॉर्म द आयनिक बॉन्डिंग। जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब हमारे पास कोई लूज़ करके बनता है ना, तब हमारे पास क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इस वजह से कहते हैं कि इनके जो उनसे ऑक्साइड हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, लूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की। तो इसमें देखें कि ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स आपको पता है गेन करते हैं, ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ओके, अब ये वाला पॉइंट पहले आना था, सॉरी मैंने सेकंड पे लिख दिया। पहले आप लोग ये वाला पॉइंट लिखेंगे, देन आप लोग कहेंगे कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं सो ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक, कि ये तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो फिर इस वजह से हम कहते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से वो मोर आयनिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई पार्ट। इसमें कहते हैं कि रीज़न्स दें कि क्यों सोडियम एंड मैग्नीशियम जो सी हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है ऑक्सीजन और क्लोरीन की तरफ। तो सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ फिर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो सोडियम क्या होता है कि ये बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, एल्कली मेटल से, और ये विग्रसली यानी कि तेज़ी से ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको वो इजीली लूज़ कर सकता है और वो स्टेबल हो सकता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या करता है, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, जो कि है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये थोड़ा लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और क्लोरीन से, बिकॉज कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, जिसको वो लूज़ करता है। और आपको पता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, तो इस वजह से सोडियम की बजाय मैग्नीशियम जो है वो लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है क्लोरीन से भी और ऑक्सीजन से भी। ये आपने साथ इसके रिएक्शंस लिख लेने हैं। जो सोडियम है उसके साथ आप लोग ये रिएक्शंस लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब सोडियम है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद इस तरह है हमारे पास मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। तो ये आप लोग साथ नोट कर सकते हो। देन है हमारे पास जे पार्ट। इसमें कहते हैं कि बताएं कि लिथियम की और हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है लिथियम की वो कम होती है हीलियम से, लेकिन इसके बावजूद कि उसका जो लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज है वो +3 है और हीलियम का क्या है +2 है। तो बताएं कि क्यों आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की कम होती है हीलियम से। तो आपको याद है हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमें फिर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो आपको पता है कि जो हीलियम है वो क्या है, नोबल गैस है, और नोबल गैस तो ऑलरेडी स्टेबल होती है ना, इसका जो शेल होता है ना वो फिल होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s में आते हैं। अब देखिए इसके कितने कहाँ पे आते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास 1s में, इसके 2s में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 2s है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है, और जो अंदर और इसमें ना शील्डिंग इफेक्ट का भी एक्सपीरियंस आ जाता है, क्योंकि ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है न्यूक्लियस और यहाँ पे हमारे पास 1s का शेल और यहाँ पे हमारे पास 2s का शेल, तो ये जो फर्स्ट s के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो क्या करेंगे, इनको जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे न्यूक्लियस से, यानी कि वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएं। तो क्या होगा कि ये फिर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दूर होंगे, और हम फिर इस वजह से ईजीली इलेक्ट्रॉन्स को वो रिमूव करवा लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की इन तक अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। लेकिन हीलियम में देखें, अगर हम हीलियम की बात करें तो ये देखिए इसके 1s है ना, तो न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना क्या है, मुश्किल है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम बात करें के पार्ट की तो उसमें कहते हैं
कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेरिलियम की ज़्यादा होती है और बोरॉन की कम होती है, क्यों, उसकी रीज़न बताएं। तो देखिए बेरिलियम की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है और बोरॉन की लिखी है। आप देखिए बेरिलियम का क्या है 4 और बोरॉन का क्या है 5 एटॉमिक नंबर। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस में हैं जो कि हैं 2 और इसके हैं पी में जो कि है 1। अब आप खुद देखें कि जो बेरिलियम है वो फुली फील्ड है, यानी कि वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। लेकिन जो बोरॉन है उसमें देखिए पी में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो इसमें देखिए 1 है, तो इसको हम इजीली रिमूव करवा सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास बेरिलियम की ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी और बोरॉन की क्या होती है, कम होती है। जी, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एल पार्ट, उसमें कहते हैं व्हाट इज़ कॉमन इन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड नियॉन एंड फ्लोरीन, अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सबसे पहले तो देखना है कि भाई इनमें कॉमन क्या है। तो देखें कि सब स्पीशीज़ में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने, 10। देखिए सोडियम है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, कितने रह गए, 10। मैग्नीशियम के पास थे 12, उसका था एटॉमिक नंबर 12, इसने 2 लूज़ कर दिए, कितना रह गया, उसके पास भी 10। एल्यूमिनियम के पास से 3, जो कि 3 रिमूव कर, जो एल्यूमिनियम के पास से 13, उसने भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, उसके पास भी कितने रह गए, 10। जो ये नियॉन है नोबल गैस, इसका एटॉमिक नंबर ही 10 होता है। और ये जो फ्लोरीन है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 10। फ्लोरीन का 9 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन उसने किया है, तो इसके पास भी हो जाएंगे 10। तो यानी कि कॉमन बात क्या है कि तीनों में क्या, यानी कि इन सब में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो होती हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब हम अगर इन्हें इंक्रीज ऑर्डर ऑफ साइज़ में देखें कि मतलब किसका सबसे बड़ा है किसका छोटा है, तो हम इसको अरेंज करते हैं और रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जी, ये देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइज़ ऑर्डर की। तो अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होता है, तो आपको पता है न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो कि आयंस को क्या करता है, स्मॉल बना देता है। ओके, एक तो ये आपने रीज़न याद रखनी है। दूसरी देखें कि जो एनाइन है उसमें क्या होता है, एनाइन जैसे फ्लोरीन है। ओके, अब उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। जब रिपेल हो रहे होंगे तो शेल क्या करेंगे, वो साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, जो केटाइन है इसमें आप देखें ये एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, इसमें देखें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं, तो यानी कि इसका साइज़ क्या हो रहा है, स्मॉलर होता जा रहा है। उसके बाद है नियॉन, जो कि नोबल गैस है, जो स्टेबल है, और इसका आपने याद रखना है कि केटाइन से लार्जर होता है इसका साइज़ और एनाइन से क्या होता है, कम होता है। तो अब ये देखें ये सारे केटाइन यहाँ पे आ गए, ठीक है। एनाइन का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जो कि उसके साइज़ को ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नोबल गैस का एनाइन से कम होता है और बाकी सारे केटाइन से ज़्यादा होता है। ओके, अब ये आ जाते हैं तीनों केटाइन। तो इसमें हमने ये पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज का कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आयन है वो स्मॉल होता जाएगा। अब देखिए इसका कम है ना, न्यूक्लियर चार्ज प्लस है, तो इसका साइज़ ज़्यादा होगा, फिर उसका उससे कम और फिर उसका इससे कम। ये पीरियड में मूव कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाले पीरियड में सोडियम है, फिर सेकंड में मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो आपको पता है जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमारा साइज़ कम होता जाता है। तो सबसे पहले इस वजह से ज़्यादा सोडियम का है, फिर मैग्नीशियम का, और फिर क्या है, एल्यूमिनियम का है। तो ओके, ये था हमारा सारा आज का लेक्चर। थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज के हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ब्रीफली। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।